ओके, अब स्टार्ट करने वाला है कॉजेज़ ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव फीवर एंड वुंड इन्फेक्शंस। तो सबसे पहले कॉजेज़ ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव फीवर देखते हैं। डिफरेंट डेज पे क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव फीवर। तो पोस्ट ऑपरेटिव डे 1, तो डे 1 में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीवर वो होगा एटेलेक्टेसिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीवर पोस्ट ऑफ फीवर ऑन डे 1 इज़ एटेलेक्टेसिस। इसका हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे? प्रिवेंशन करेंगे बाय चेस्ट फिजियोथेरेपी, बाय इंसेंटिव स्पायरोमीटर। ये एग्जांपल ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमीटर। इसमें 3 बॉल्स होते हैं और उसमें हमें डीपली इनहेल करना होता है और डीपली एक्सेल करना होता है। तो ये बॉल्स मूव करेंगे उसके हिसाब से। तो ये चेस्ट फिजियोथेरेपी, उसके बाद स्टीम इनहेलेशन, देन मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड COPD बिफोर सर्जरी, सीजेशन ऑफ स्मोकिंग बिफोर सर्जरी एटलीस्ट 1 वीक बिफोर, आइडियली 4 to 6 बिफोर सर्जरी, 4 to 6 वीक बिफोर सर्जरी, बट मिनिमम 1 वीक पहले तो बंद करनी पड़ेगी। फिर है पेन मैनेजमेंट, एडिक्वेट पेन मैनेजमेंट। तो ये हो गया पोस्ट ऑपरेटिव डे 1। कॉज है एटेलेक्टेसिस, उसकी प्रिवेंशन है चेस्ट फिजियोथेरेपी, स्टीम इनहेलेशन, CHF एंड COPD की ट्रीटमेंट, स्मोकिंग बंद एंड पेन मैनेजमेंट। ये हो गया डे 1। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव डे 2, उसमें अगर हमने एटेलेक्टेसिस को ट्रीट नहीं किया देन वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू निमोनिया। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट ऑफ फीवर ऑन डे 2 एंड डे 3 आर इज़ निमोनिया। फिर दूसरा है सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड थर्ड इज UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ओवरऑल। ओके, UTI इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। उसके बाद 1, 2, 3 और 2, 3 हो गया। अब देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव डे 4 एंड 5। तो इसमें कॉज ऑफ पोस्ट ऑफ फीवर वो होगा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन और दूसरा है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इन सर्जिकल पेशेंट। ओके, ओवरऑल पूछे तो वो है UTI, लेकिन इन सर्जिकल पेशेंट पूछे तो वो है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एनी इन्फेक्शन विच ऑकर्स within 30 days of surgery, or if an implant is placed then within 1 year of the surgery, it is called surgical site infection या wound infection. Okay, less than 30 days या फिर अगर implant place हुआ है then within 1 year अगर infection हो then उसे हम कहेंगे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ये 3 टाइप के हो सकते हैं, सुपरफिशियल, डीप एंड ऑर्गन स्पेस। सुपरफिशियल इज अबव फेशिया, डीप इज बिलो फेशिया एंड तीसरा ऑर्गन स्पेस। ये था पहला कॉज। उसके बाद है DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसका हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे? 2 मेथड से प्रिवेंशन हो सकती है, फार्माकोलॉजिकल एंड मैकेनिकल। फार्माकोलॉजिकल इज बाय लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन। फार्माकोलॉजिकल वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है कंपेयर टू मैकेनिकल। मैकेनिकल मेथड में आता है अर्ली एम्बुलेशन एंड न्यूमेटिक स्टॉकिंग्स। ये इमेज ऑफ न्यूमेटिक स्टॉकिंग, इसमें क्या क्या होता है? इंटरमिटेंटली प्रेशर अप्लाई होता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड स्टेसिस होना होता है वो स्टेसिस नहीं होता, ब्लड का जो मूवमेंट है वो चालू रहता है। तो इसकी वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रिवेंट हो सकता है। तो ये था सिंपल नाम याद रखना है। डे 1 में एटेलेक्टेसिस, डे 2 में निमोनिया, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड UTI, डे 4 एंड 5 में सर्जिकल साइट इन्फेक्शन एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब आता है पोस्ट ऑपरेटिव डे 6। डे 6 उसमें कॉज होता है बर्स्ट एब्डोमेन या फिर उसका दूसरा नाम है एब्डोमिनल वुंड डेहिसेंस विच ऑकर्स ड्यू टू ओपनिंग अप ऑफ द रेक्टस शीट। रेक्टस शीट जो होता है वो ओपन अप हो जाता है, उसकी वजह से होता है बर्स्ट एब्डोमेन या फिर एब्डोमिनल वुंड डेहिसेंस। इसकी एक साइन है, स्पेसिफिक साइन, वो है सैल्मन फ्लूइड साइन या फिर सीरस फ्लूइड साइन। बहुत सारा रेड कलर का रेडिश फ्लूइड वो अक्यूमुलेट होने लगता है ओवर दिस साइट ऑफ बर्स्ट एब्डोमेन, सैल्मन फ्लूइड साइन या फिर सीरस फ्लूइड साइन। लार्ज अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूइड कम्स आउट ऑफ द वुंड। इसकी मैनेजमेंट है, 2 मैनेजमेंट हो सकती है, अगर इमरजेंसी केस हुआ तो, या दूसरी है डेफिनेटिव मैनेजमेंट। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? यूरो बैग या फिर बोगोटा बैग लेप्रोस्टोमी, यूरो बैग या फिर बोगोटा बैग लेप्रोस्टोमी। इसमें हम जो यूरो बैग होता है हमारा, जिसमें कैथेटर से यूरिन ड्रेन करते हैं, वो हम सिंपली प्लेस करेंगे ओवर द बर्स्ट एब्डोमेन और उसे साइड में रेक्टस शीट के साथ सूचर कर लेंगे। टेम्पररी मेजर है ये, इमरजेंसी मेजर। यूरो बैग या फिर बोगोटा बैग लेप्रोस्टोमी हम सूचर कर लेंगे विद द रेक्टस शीट बाय यूजिंग कटिंग या रिवर्स कटिंग नीडल, कटिंग या फिर रिवर्स कटिंग नीडल। ये इमरजेंसी मैनेजमेंट होगी। अब उसके बाद डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होगी? वो होगी रीसूचर द रेक्टस शीट। जो रेक्टस शीट जो ओपन हो गया उसे हम सिंपली रीसूचर कर देंगे, वो होगी इसकी डेफिनेटिव मैनेजमेंट। ये है इमरजेंसी मैनेजमेंट हम करेंगे बाय कटिंग एंड रिवर्स कटिंग नीडल। ये एक याद रखने की चीज़ है। उसके बाद प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं बर्स्ट एब्डोमेन के? तो पेशेंट फैक्टर होता है और दूसरा सर्जन या फिर और सर्जिकल फैक्टर्स। तो पेशेंट फैक्टर्स में आएगा जिससे भी जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा, वो आएंगे
पेशेंट फैक्टर्स में। तो क्रोनिक कफ है, कॉन्स्टिपेशन, इन्फेक्शन, ओबेसिटी, दूसरा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एंड माल नरिश्ड पेशेंट्स। तो ये सारे पेशेंट फैक्टर्स हो गए। फिर सर्जन या फिर सर्जरी फैक्टर उसमें आएंगे। मिड लाइन इंसिजन मोर कॉमन देन ट्रांसवर्स इंसिजन, मतलब कि मिड लाइन इंसिजन वाली जो सर्जरी होती है दे हैव हायर चांसेस टू अंडरगो बर्स्ट एब्डोमेन। तो ये हो गया मिड लाइन इंसिजन, वो एक रिस्क फैक्टर है। देन इमरजेंसी सर्जरी, वो भी एक रिस्क फैक्टर है कंपेयर टू इलेक्टिव सर्जरी। देन कंटिन्यूअस सूचर मोर देन इंटरप्टेड सूचर। सपोज अगर इंसिजन लिया तो उन्हें सूचर करने के लिए हम अगर कंटिन्यूअस सूचर यूज़ करेंगे देन चांसेस आर हाई कि बर्स्ट एब्डोमेन हो सकता है। अगर एक भी सूचर रिमूव हो गया तो फिर वो सारे सूचर रिमूव हो जाएंगे, इसलिए हमें इंटरप्टेड सूचर से जो है वो सूचरिंग करनी चाहिए। तो कंटिन्यूअस सूचर हो गया। उसके बाद लार्ज बाइट अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर मोर देन स्मॉल और शॉर्ट बाइट। लार्ज बाइट मतलब जो सूचर पॉइंट्स होते हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो लार्ज बाइट होगा, तो उसकी वजह से इट हैज़ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग बर्स्ट एब्डोमेन। फिर है शॉर्ट थ्रेड, अगर शॉर्ट थ्रेड यूज़ करेंगे वाइल सूचरिंग तो भी चांसेस हाई हो जाएंगे। सो वी शुड यूज़ मिनिमम 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द वुंड। तो सूचर लेंथ होनी चाहिए वो हमारी मिनिमम 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द वुंड होनी चाहिए। तो ये एक पोस्ट ऑपरेटिव डे 6 उसका में कॉज हो गया बर्स्ट एब्डोमेन या एब्डोमिनल वुंड डेहिसेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद है पोस्ट ऑपरेटिव डे 3 to 7 एंड बियॉन्ड। अब इसमें क्या होता है, फीवर हो सकता है ड्यू टू इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस या कलेक्शंस, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस या फिर कलेक्शंस। इसकी मोस्ट कॉमन साइट है ओवरऑल वो है पाउच ऑफ डगलस या फिर पेल्विस। मोस्ट कॉमन साइट इन सुपाइन पेशेंट वो है मॉरिसन्स पाउच या फिर हिपेटोरिनल पाउच। ओके, सुपाइन पोजीशन में हिपेटोरिनल पाउच या फिर मॉरिसन पाउच। ओवरऑल वो है पाउच ऑफ डगलस या फिर पेल्विस। मोस्ट कॉमन साइट इन एम्बुलेटरी पेशेंट वो भी है पाउच ऑफ डगलस या फिर पेल्विस। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, एक तो एब्सेस है, मतलब इन्फ्लामेशन होगा, पस होगा, वो सब होगा। तो पेशेंट प्रेजेंट्स विद स्पाइक्स ऑफ फीवर विथ चिल्स एंड राइगर। कि स्पाइक्स ऑफ फीवर देखने को मिलता है, चिल्स, राइगर। अगर पेल्विक कलेक्शन हुआ तो वो क्या करेगा, बोवल को इरिटेट करेगा, इसकी वजह से स्टूल फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज हो जाएगी, तो पेशेंट को डायरिया होगा। पेल्विक कलेक्शन इट विल कॉज डायरिया, जिसे कहते हैं पेल्विक डायरिया, जिसमें मेनली म्यूकस प्रेजेंट होगा। उसके बाद अगर सब डायफ्रैग्मेटिक कलेक्शन हुआ देन उसका क्लिनिकल फीचर होगा कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। तो ये इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस या कलेक्शंस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज CECT, और इसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, सिंपली ड्रेनिंग ऑफ द एब्सेस या कलेक्शन बाय पिगटेल कैथेटर। ये इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस और कलेक्शंस। तो डे वाइज अगर हमें देखना हो कि कॉजेस क्या है पोस्ट ऑफ फीवर के, तो डे 1 में क्या था, एटेलेक्टेसिस। डे 2 और 3 उसमें क्या था, निमोनिया, दैन सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, और था और क्या था, UTI, और था UTI। फिर डे 3 to 5 उसमें था डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। फिर डे 6 में था बर्स्ट एब्डोमेन। और अभी ओवरऑल ये तो डे 3 to 7 या फिर बियॉन्ड भी हो सकता है, तो आफ्टर 6 या 7 से वो है इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस। तो ये कॉजेज हो गए ऑफ पोस्ट ऑफ फीवर के। अब देखते हैं, एक ग्रेडिंग है या स्कोरिंग सिस्टम है, 2 स्कोरिंग सिस्टम है, एक ए सेप्सिस वुंड स्कोर और दूसरी है साउथहैम्पटन वुंड स्कोर। ए सेप्सिस के नाम में ही है उसकी ग्रेडिंग। ए से एडिशनल ट्रीटमेंट, जो हमने एडिशनल ट्रीटमेंट दी है, एंटीबायोटिक फॉर वुंड इन्फेक्शन, ड्रेनेज ऑफ पस अंडर लोकल एनेस्थीसिया या वुंड डिब्राइडमेंट, ये सारी एडिशनल ट्रीटमेंट में आती है। तो एक हो गया एडिशनल ट्रीटमेंट। फिर एस है सीरस ड्रेनेज, ई है एरिदिमा, पी है परुलेंट एक्सुडेट, एस है सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यू, आई है आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द वुंड, एंड एस एस स्टे ऑफ द पेशेंट फॉर मोर देन 14 days। ये सारे क्राइटेरिया ऑफ ए सेप्सिस वुंड स्कोर। इसके सिंपली ये क्राइटेरिया याद रखना, पॉइंट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा है साउथहैम्पटन वुंड स्कोर। इसमें भी ग्रेड 0 है वो नॉर्मल हीलिंग, ग्रेड 1 है वो नॉर्मल हीलिंग विथ माइल्ड ब्रूसेस एंड एरिदिमा, ग्रेड 2 है एरिदिमा प्लस अदर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, 3 है क्लियर एंड hemoserous discharge, 4th is pus or purulent discharge, and 5th is deep or severe wound infections। तो ये 2 स्कोर्स है एसेप्सिस एंड साउथहैम्पटन। उसके बाद प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं फॉर पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस। तो एक्सट्रीम्स ऑफ एज वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नियोनेट्स हो गए या फिर ओल्डर एडल्ट्स, ओल्ड एज पेशेंट, उनमें ज़्यादा चांसेस रहता है फॉर पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन। फिर रीसेंट सर्जरी यानी चेस्ट और एब्डोमिनल सर्जरी। देन को एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, को-एक्जिस्टिंग इन्फेक्शन रिमोट टू द सर्जिकल साइट लाइक UTI। कोई केसेस में UTI जो होता है वो
प्रेजेंट होता है, लेकिन पेशेंट जो है वो एसिम्टोमेटिक होता है, तो हमें पता नहीं चलता कि पेशेंट को यूटीआई है कि नहीं। और अगर ऐसे केस में हमने सर्जरी कर दी, देन जो इन्फेक्शन है वो सर्जिकल साइट पे स्प्रेड हो सकता है। तो इसलिए हमें टू मेक श्योर कि यूटीआई नहीं है पेशेंट में, हमें ऑलवेज बिफोर सर्जरी हमें पेशेंट का यूरिन आरएम टेस्ट करवाना चाहिए टू रूल आउट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फिर है डायबिटीज़ मेलाइटस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया, ओके, हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया, ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, एनी प्रीवियस रेडिएशन एक्सपोजर, हाइपोथर्मिया एंड हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया एंड हाइपोक्सिया, ये सारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ वुंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ वुंड, 4 टाइप के वुंड होते हैं। एक होता है क्लीन वुंड, क्लीन कंटेमिनेटेड एंड डर्टी वुंड। सबसे पहले क्लीन वुंड। तो क्लीन वुंड का मतलब होता है क्लीन इंसाइज्ड वुंड, मतलब हमने सारी जो एसेप्टिक प्रिकॉशंस थे वो सारे हमने उसके अंडर हम सर्जरी कर रहे हैं, तो वो उसमें जो इंसिजन हमने रखा होता है वो उसे कहते हैं हम क्लीन इंसाइज्ड वुंड। उसमें कॉम्प्लिकेशन या इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जितनी भी हमारी इलेक्टिव प्रोसीजर्स होती है, थायराइड हो गई, थायराइड की कोई भी सर्जरी, ब्रेस्ट सर्जरी, कोरोनरी एंड आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, नी रिप्लेसमेंट, अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया सर्जरी, कि जितनी भी इलेक्टिव प्रोसीजर होती है, प्लान्ड प्रोसीजर्स होती है, दे आर क्लीन वुंड्स। इसमें अगर हम एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देंगे तो भी चांसेस ऑफ डेवलपिंग सर्जिकल साइड इन्फेक्शन इज़ 1 to 2%, अगर नहीं देंगे तो भी 1 to 2%। सो देयर इज़ नो रोल ऑफ प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, एक्सेप्ट हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक कब देंगे, जब कोई इम्प्लांट हमें प्लेस करना हो या फिर कोई मैश प्लेस करना हो, लाइक एनी हर्निया सर्जरी एंड नी रिप्लेसमेंट। अगर हमें इम्प्लांट प्लेस करना हो या मैश प्लेस करना हो तो भी हम सिर्फ प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देंगे। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स याद रखना है, और रोल ऑफ ये कौन से कब एंटीबायोटिक देंगे हम वो याद रखनी है। सेकंड इज़ क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड। इसमें कौन सी सर्जरी आएगी, कोई भी सर्जरी जो हम जीआई ट्रैक्ट और या फिर जेनाइटा यूरिनरी ट्रैक्ट उसमें कर रहे हैं, प्लस देर इज़ नो इन्फ्लामेशन। जब भी हम वी एंटर जीआई और जीयू सिस्टम प्लस देर इज़ नो इन्फ्लामेशन, उसमें सारी क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड्स आएंगे। तो इसका एग्जांपल है कोलेसिस्टेक्टोमी हो गई, फिर अपेंडिसेक्टोमी हो गई, स्टोन रिमूवल हो गया, सर्कमसिजन हो गई, एनी बोवेल सर्जरी हो गई, वो सारी यहाँ पे आएगी। लेकिन इसमें कोई भी इन्फ्लामेशन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो एनी इलेक्टिव जीआई और जीयू सर्जरी वो आएगी क्लीन कंटेमिनेटेड में, तो वो याद रखनी है। एग्जाम्पल्स है इलेक्टिव और इंटरवल कोलेसिस्टेक्टोमी, इलेक्टिव अपेंडिसेक्टोमी, स्टोन रिमूवल व्हेन द यूटीआई इज एब्सेंट, ओके, यूटीआई एब्सेंट होना चाहिए, कोई भी डिसीज या इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। देन एलएससीएस एंड बोवेल सर्जरी इफ़ द बोवेल इज प्रिपेयर्ड मतलब बोवेल में जो स्टूल होता है वो सब रिमूव कर दिया बाय एनिमा, एनपीओ, नील पेरोरल एंड पेगलैक। बोवेल सर्जरी इफ बोवेल इज प्रिपेयर्ड एंड लेप्रोस्कोपी एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी। सिंपली ये सारी सर्जरी है इलेक्टिव जीआई और जीयू प्रोसीजर्स। कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इसमें देख सकते हो कि अगर एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देंगे तब चांसेस है 3%, लेकिन अगर नहीं देंगे तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं 6 to 9%। तो इसमें हम देंगे एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस, हम सिर्फ क्लीन वुंड में नहीं देंगे, ये 2 केसेस में तो देंगे, लेकिन बाकी सारे केसेस में हम नहीं देंगे। फिर है कंटेमिनेटेड वुंड। इसमें अगेन सिंपली जीआई एंड जीयू सिस्टम में हम एंटर करते हैं, उसकी सर्जरी करते हैं, प्लस देर इज़ नॉन प्यूरुलेंट इन्फ्लामेशन। एग्जाम्पल है इमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टोमी, इमरजेंसी अपेंडिसेक्टोमी, एनी बॉवल ऑब्स्ट्रक्शंस इन सर्जरी, ओके, ऑन कोई भी बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन की सर्जरी होगी वो होगी कंटेमिनेटेड वुंड। इसमें भी सर्जिकल साइड इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं अगर एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस नहीं दे तो इसमें भी देंगे। उसके बाद लास्ट है डर्टी वुंड, जिसमें पस प्रेजेंट होता है। तो कोई भी एब्सेस हो गया या पेरिटोनाइटिस या फीकल कंटेमिनेशन हो गया, डर्टी वुंड हो गए, इन शॉर्ट वो सारे इसमें आएंगे। एनी नेग्लेक्टेड ट्रॉमेटिक वुंड फॉर मोर देन 6 hours। हाँ, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी नेग्लेक्टेड ट्रॉमेटिक वुंड होगा, अगर उसे हम ट्रीट नहीं करेंगे फॉर 6 hours तो वो जो ट्रॉमेटिक वुंड था वो अपने आप हो जाएगा डर्टी वुंड। तो हमारे पास 6 घंटे का टाइम है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दैट वुंड। तो अगर 6 घंटे तक हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, भले ही वो पहले क्लीन हो या कोई भी इन्फ्लेमेशन ना हो, लेकिन 6 घंटे बाद वो क्या हो जाएगा, डर्टी वुंड। तो ये याद रखना है। तो 6 hours इज़ द गोल्डन पीरियड फॉर ट्रॉमेटिक वुंड। फिर उसके बाद डिसाइसिव पीरियड फॉर वुंड। डिसाइसिव पीरियड क्या होता है, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन ऑफ वुंड आफ्टर स्किन ब्रीच। इसका मतलब कि हमने स्किन में इंसिशन लगाया तो बैक्टीरिया के पास 4 घंटे तक का वक्त होता है टू ब्रीच दैट स्किन। तो हमें एंटीबायोटिक जब हम स्टार्ट करते हैं प्रायर टू सर्जरी तो वो हमें 4 घंटे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा।
ये इसका मतलब है। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक शुड बी यूज्ड एंड कंटिन्यूड इन द पोस्ट ऑफ पीरियड इन केसेस ऑफ कंटेमिनेटेड एंड डर्टी वुंड। तो जो पहले क्लीन वुंड थे उसके अलावा हमें सब में प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक हम यूज़ करेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्ली फेज ऑफ डियोडिनल परफोरेशन इज द फेज ऑफ केमिकल पेरिटोनाइटिस एंड इज क्लासिफाइड अंडर क्लीन कंटेमिनेटेड प्रोसीजर। तो डियोडिनल परफोरेशन है, लेकिन इसमें इन्फ्लामेशन तो है, सॉरी इन्फ्लामेशन नहीं है, इट इज़ ड्यू टू केमिकल, पता नहीं इसका क्या मतलब होता है, लेकिन ये याद रखना है, अर्ली फेज ऑफ डियोडिनल परफोरेशन इज क्लासिफाइड अंडर क्लीन कंटेमिनेटेड प्रोसीजर। अब ये टाइप्स ऑफ वुंड, ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? तो ये हमें हेल्प करता है इन प्रिपेयरिंग द ओटी लिस्ट। तो जो भी क्लीन केसेस होंगे उन्हें हम पहले ऑपरेट कर देंगे। तो जब हम ओटी लिस्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम क्लीन केसेस को पहले प्रेफरेंस देंगे, पहले क्लीन केसेस या क्लीन वुंड्स को हम ऑपरेट कर देंगे। तो ये थे टाइप्स ऑफ वुंड, 4 टाइप, क्लीन वुंड, क्लीन कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड एंड डर्टी वुंड। अब ये वुंड इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ वुंड इन्फेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मिनिमम हैंड हाइजीन हमें 2 मिनट तक करते रहना चाहिए। हम कर सकते हैं बाय सोप एंड वाटर या फिर अल्कोहल रब, दोनों ही इक्वली इफेक्टिव है। लेकिन अगर हमारे हाथों पे धूल लगी हो या फिर हम वॉशरूम जाके आए हो तब सोप वाटर इज़ बेटर। तो ये याद रखना है, दे आर इक्वली इफेक्टिव। फिर स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन, जो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो कि ये सारे स्टेप्स है ऑफ हैंड हाइजीन। अब मिस्ड एरियाज़ कौन कौन से होते हैं? तो एक हमारा थंब हो गया, फिर टिप्स ऑफ द फिंगर्स एंड इंटरडिजिटल एरिया, ये हमारे मिस्ड एरिया होता है। यहाँ पे हम अच्छे से साफ़ नहीं कर सकते, कभी कभी रह जाता है। 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, वो कौन से होता है, कब हमें हैंड हाइजीन करना चाहिए? तो बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, इफ़ वी केम इन कॉन्टैक्ट विथ एनी बॉडीली फ्लूइड्स, इफ़ वी हैव टच द पेशेंट सराउंडिंग्स, या फिर बिफोर और आफ्टर एनी प्रोसीजर। तो 4 तो हो गए। पेशेंट की आ रहा हूँ, पेशेंट को टच करने से पहले, पेशेंट को टच करने के बाद, अगर हम पेशेंट के बॉडीली फ्लूइड से एक्सपोज हुए तो, पेशेंट की सराउंडिंग को हमने टच किया तो, ये सारे 4 पेशेंट के फैक्टर और एक प्रोसीजर, बिफोर एंड आफ्टर एनी प्रोसीजर। तो पहला हो गया हैंड हाइजीन। दूसरा है पार्ट प्रिपरेशन। पार्ट प्रिपरेशन मतलब जो पार्ट में हमें ऑपरेशन करना है उसका प्रिपरेशन। तो उसमें पहला स्टेप होगा हेयर रिमूवल। हेयर रिमूवल में हम शेविंग अवॉइड करते हैं, क्योंकि शेविंग इट इंक्रीज द चांस ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो इसलिए आइडियल मेथड इज क्लिपिंग ऑफ हेयर। क्लिपिंग ऑफ हेयर इज द आइडियल मेथड फॉर हेयर रिमूवल। इट इज़ डन जस्ट बिफोर द सर्जरी। फिर है क्लीनिंग द पार्ट ऑफ द सर्जिकल साइट। तो क्लीनिंग हम कर सकते हैं बाय इधर क्लोरहेक्सिडिन प्लस अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन या फिर पोविडोन आयोडीन या बीटाडिन। तो ये 2 सॉल्यूशन है, क्लोरहेक्सिडिन प्लस अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन एंड पोविडोन आयोडीन या बीटाडिन। मोर इफेक्टिव इज दिस वन, क्लोरहेक्सिडिन एंड अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू पोविडोन आयोडीन, लेकिन मोस्ट कॉमनली बीटाडिन या पोविडोन आयोडीन यूज़ होता है। फिर है डायरेक्शन ऑफ क्लीनिंग। तो मेल में डायरेक्शन ऑफ क्लीनिंग क्या होगी और फीमेल में क्या होगी? सपोज ये हम एब्डोमेन है और ये थाई रीजन है। तो मेल में जो डायरेक्शन ऑफ रेंज ऑफ क्लीनिंग जो होगी, सपोज अगर हम एब्डोमिनल सर्जरी कर रहे हैं तो हम कहाँ से कहाँ तक एरिया वो क्लीन करेंगे? तो मेल में वो है निपल टू मिड थाई, मेल में है निपल टू मिड थाई, और फीमेल में है इंफ्रा मेमोरी क्रीज टू द मिड थाई। फिर अब अगर कोई एब्डोमिनल सर्जरी है तो उसमें हम कौन सी डायरेक्शन में क्लीन करेंगे? तो हम एब्डोमिनल सर्जरी में हम मिड लाइन से लेटरली जाएंगे। तो मिड लाइन से स्टार्ट करेंगे और लेटरली जाएंगे। मिड लाइन से स्टार्ट किया, लेटरली जाएंगे एब्डोमेन में। लेकिन थाई में हम कैसे जाएंगे? हम लेटरल से स्टार्ट करेंगे और फिर मिड लाइन की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारे ग्रोइन वाला एरिया वो डर्टी होता है ज़्यादा, तो इसलिए हम लेटरली स्टार्ट करेंगे और मिड लाइन की तरफ जाएंगे। तो एब्डोमेन में मीडियल से लेटरल और थाई में लेटरल से मीडियल। तो ये डायरेक्शन ऑफ क्लीनिंग। अगर कोई भी सिस्ट हमें रिमूव करनी हो तो उसमें डायरेक्शन ऑफ क्लीनिंग क्या होगी? सपोज ये सिस्ट है तो जो साइट ऑफ इंसिजन होगी सबसे पहले हम उसे क्लीन करेंगे और फिर सर्कमफ्रेंशियली हम बाहर की तरफ जाएंगे। तो ये सिस्ट, सीबेशियस सिस्ट की ट्रीटमेंट। और लिम्ब की अगर कोई जॉइंट की ऑपरेशन हो या लिम्ब में अगर कोई भी ऑपरेशन हो तो हम कहाँ तक क्लीन करेंगे? हम क्लीन करेंगे टिल 1 जॉइंट अप। ओके, 1 जॉइंट अप। सपोज एल्बो जॉइंट की कोई सर्जरी है तो फिर हम शोल्डर जॉइंट तक क्लीन कर देंगे। और एक बार हमने ये सॉल्यूशन से क्लीन कर दिया देन वी विल अलाउ इट टू ड्राई, क्योंकि अगर हमने
सपोज ड्राई नहीं होना, एक तो वो ड्राई जब होता है तभी वो इफेक्टिव होता है, और सपोज अगर हमने ड्राई नहीं होने दिया और ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन करते टाइम हमें अगर कॉटरी यूज़ करना हो तो ये एक अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन है, तो वो क्या करेगा, फायर पकड़ लेगा, तो पेशेंट को बर्न्स भी हो सकता है। तो इसलिए वी शुड अलाउ द सॉल्यूशन टू ड्राई। तो ये था पार्ट प्रिपरेशन, पहला था हैंड हाइजीन, दूसरा पार्ट प्रिपरेशन, उसमें हेयर रिमूवल एंड देन क्लीनिंग पार्ट ऑफ द ऑपरेशन साइट। उसमें डायरेक्शन ऑफ क्लीनिंग देखी, कहाँ से कहाँ तक हमें क्लीन करना है और वो सब देख। फिर थर्ड है प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक। तो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक वो हम देंगे 30 मिनट टू 1 आवर बिफोर द सर्जरी। अगर प्रोलॉन्ग सर्जरी हुई देन हम वो ड्यूरेशन को या एंटीबायोटिक को रिपीट कर देंगे आफ्टर 4 आवर्स। कुछ OT पैरामीटर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो वो है अल्ट्रा क्लीन लेमिनर एयर फ्लो, फिर है गुड लाइटिंग इन द OT रूम टू अवॉइड आई फटीग, देन OT एरिया जो ऑपरेशन साइट वाला एरिया इट शुड बी शेडोलेस, तो चारों तरफ से लाइटिंग आनी चाहिए इस तरह से कि शेडो ना गिरे ऑन द ऑपरेशन साइट। फिर फोर्थ पॉइंट है प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया याद है कि एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर था, तो हमें हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करना है। तो इसलिए हम टेम्परेचर रखेंगे 18 to 22 डिग्रीज, ह्यूमिडिटी रखेंगे 50 to 60%, प्लस मिनिमम 4 एयर एक्सचेंज शुड बी देयर इन एन OT पर आवर। प्लस हम यूज़ कर सकते हैं बेयर हगर। बेयर हगर क्या होता है, इस तरीके का चादर टाइप होती है जिसमें से गर्म हवा ब्लो की जाती है ताकि हाइपोथर्मिया प्रिवेंट हो। तो ये था प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। फिर है प्रिवेंट हाइपरग्लाइसीमिया, जो पहले प्री डिस्पोजिंग फैक्टर थे उन्हें हम प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंट हाइपरग्लाइसीमिया। देन प्रॉपर हीमोस्टेसिस हम मेंटेन रखेंगे। देन वॉशिंग द कैविटी विथ एंटीबायोटिक सोल्यूशन इज़ नॉट हेल्पफुल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ऑपरेशन अगर हमने कर दिया तो फिर जो कैविटी होती है उनको एंटीबायोटिक सोल्यूशन से वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट डज़ नॉट हेल्प इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस, सिर्फ वॉशिंग विथ नॉर्मल सलाइन इज़ एडिक्वेट। फिर OT में जो एयर प्रेशर होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए ताकि अगर बाहर से कोई हवा वो ना आ जा सके। OT की हवा बाहर जाए वो चलेगा, लेकिन बाहर की हवा अंदर ना आ सके, इसलिए हमें पॉजिटिव एयर प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। फिर एक दूसरा पॉइंट है कि वी कैन गिव ऑक्सीजन इमीडिएटली इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ऑक्सीजन देने से सर्जिकल साइड इन्फेक्शन का रेट कम होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी कैन गिव ऑक्सीजन इमीडिएटली इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। फिर यूज़ ऑफ ड्यूअल रिंग वुंड प्रोटेक्टर, ये हम यूज़ करते हैं इन द एब्डोमिनल सर्जरीज। तो इस तरीके की एक रिंग वुंड प्रोटेक्टर होता है जिसमें आउटर रिंग होती है और इनर रिंग होती है। हम जितना भी जो ऑपरेटिव पार्ट होता है सिर्फ वही एक्सपोज रहता है और बाकी यहाँ पे एक प्लास्टिक का कवर प्रेजेंट होता है ताकि जो पस और इन्फ्लामेशन दूसरे डिस्चार्ज है वो दूसरी साइड पे ना जा सके। तो ये डुअल रिंग वुंड प्रोटेक्टर। तो ये मेथड्स हो गए ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। पहले थी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंड हाइजीन, फिर थी प्रिपरेशन ऑफ द OT साइट, थर्ड थी प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, फोर्थ प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, देन प्रिवेंट हाइपरग्लाइसीमिया, देन प्रॉपर hemostasis, washing of the cavity, then positive pressure inside the OT, oxygen, we can give oxygen immediate post operative period, then dual ring wound protector. Hopefully सब क्लियर हो गया होगा। अब डॉनिंग एंड डॉपिंग ऑफ द PPE किट। तो डॉनिंग मतलब PPE किट पहनना, डॉपिंग मतलब उतारना। तो डॉनिंग में फर्स्ट स्टेप आएगा हैंड हाइजीन। पहले हम हैंड हाइजीन करेंगे, उसके बाद इनर पेयर ऑफ ग्लव्स पहनेंगे, ये ऑप्शनल होता है। हैंड हाइजीन देन इनर पेयर ऑफ ग्लव्स, उसके बाद गाउन एंड देन शू कवर देन मास्क। ओके, गाउन और शू कवर, फेस वाला पार्ट सबसे लास्ट में। गाउन पहन लिया, शू कवर, उसके बाद मास्क, गॉगल्स एंड लास्ट में फेस शील्ड, और उसके बाद एकदम लास्ट में ग्लव्स, ये कंपलसरी होता है। तो ग्लव्स सबसे एंड में, पहला हैंड हाइजीन। फिर डॉफिंग, उतारने में पहला स्टेप हुआ है डिसइंफेक्शन ऑफ द ग्लव्स, जो ग्लव्स पहने उनका डिसइंफेक्शन। फिर हम रिमूव करेंगे, ग्लव्स को उतारेंगे नहीं, सिर्फ डिसइंफेक्ट करके हम शू कवर उतारेंगे। उसके बाद आउटर पेयर ऑफ ग्लव अगर पहने तो वो उतारेंगे, फिर शू कवर उतार दिया, फिर फेस शील्ड उतारेंगे, गाउन उतारेंगे, उसके बाद इनर ग्लव्स। फिर ग्लव्स उतारने के बाद हम मास्क रिमूव करेंगे, जो फेस मास्क होता है वो ग्लव्स उतारने के बाद करेंगे, और लास्ट में हैंड हाइजीन। तो ये डॉनिंग एंड डॉफिंग के स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में याद रखना है। तो ये था पूरा पोस्ट ऑपरेटिव फीवर एंड वुंड इन्फेक्शन, कैसे हम उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं अलग अलग डे में, और फिर टाइप्स ऑफ वुंड देखे हमने, और फिर वो स्कोरिंग सिस्टम देखी, ए सेप्सिस एंड साउथहैम्पटन।